कल हम कहाँ पे, ये वाले सवाल पे थे। मेरे पे आया क्यों मेरे पे? आगे बढ़ेंगे। हम्म। बढ़िया। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने जो बेसिक बेसिक बात करी थी, तो मैंने इसमें, आप लोगों ने सबने आंसर जो बताया था वो 4 बताया था, और मैंने कौन सा बताया था? सेकंड। और लॉजिक क्या था सेकंड का, कि एक तरीके से जब W1 ने वेट डाला, तो W1 ने वेट किसके ऊपर डाला? इनडायरेक्ट पानी के ऊपर। भाई, जब हम बायनसे की बात करते हैं तो बायनसे कौन लगाता है? पानी लगाता है। किस पे? ब्लॉक पर। किधर? ऊपर। तो ब्लॉक भी तो लगाएगा। किधर? नीचे। और नीचे लगाएगा तो उतना ही लगाएगा जितना उसका वेट है। तो एक तरीके से जो आंसर होगा वो होगा W1 + W2। क्या मेरी बात समझ में आई हो नहीं? इसका कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा, क्योंकि ये तैर रहा था तो मुझे भी समझ में आता है कि इसका जो वेट है उस पूरे को ही बैलेंस कर रहा है। कौन? पानी। इसलिए पूरा इक्वल रख दिया मैंने। नहीं आई बात समझ में? इसमें कोई भी डाउट है यहाँ तक तो प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि अब इससे रिलेटेड और चीजें आएंगी जो तुमने देखी नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन। अब क्या बोल रहा है वो? व्हाट इज द रीडिंग शोन बाय द वेइंग मशीन? अब दोबारा से वेइंग मशीन के अंदर हमने डाल दिया। किसको? इस ब्लॉक W1 को। लेकिन अब एक स्प्रिंग के साथ डाला है। किसके साथ डाला है? स्प्रिंग के साथ। अब बोला गया है कि डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है वो ज्यादा है। किससे? लिक्विड से। दोबारा से वेइंग मशीन कौन सी रीडिंग शो करेगा? 1 2 3 4 या 5? इसलिए मैंने कहा एक चीज को ढंग से समझो, जब तक ढंग से नहीं समझ में आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ कि क्या हो रहा होगा। ये ऊपर स्प्रिंग है। ऊपर स्प्रिंग है। अच्छा, पहले W1 के बारे में सोचो। फिफ्थ है क्या? फिफ्थ होना चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि ऑप्शन 5 में पिछले में 4 ही थे। क्योंकि वो स्प्रिंग नीचे आ रहा है और वो पानी के अंदर है, तो मतलब पानी बैलेंस नहीं कर पा रहा है, स्प्रिंग भी टूट गया था उसमें कुछ प्रॉब्लम लगा। हाँ भाई, सेकंड दोबारा। ओके। हाँ भाई, पता नहीं। अब इसमें ऐसा सोचो कि जो बॉडी है उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है या कम है? इसका मतलब वो पानी में डूब जाएगी या तैरेगी? डूब जाएगी। तैरेगी या डूबेगी? डूबेगी। मतलब उसे डूबने से कौन बचा रहा है? मतलब एक तरीके से अगर उसका वेट 100 न्यूटन है, तो उस 100 न्यूटन में से पानी 50 न्यूटन कर लेगा, 60 न्यूटन कर लेगा, 100 70 कर लेगा। पूरा 100 तो कर पाना पॉसिबल, क्योंकि डेंसिटी ऑफ बॉडी। इसका मतलब अगर इसका वजन 100 न्यूटन है तो पानी ने कितना लगाया? मान लो 70। तो बाकी 30 किसने लगाया? और स्प्रिंग किस डायरेक्शन में लगा रही है, नीचे या ऊपर? मतलब वो स्ट्रेच हुई या कंप्रेस हुई, ऐसा सोचो। स्ट्रेच हुई। तो मतलब स्प्रिंग पे जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, मोटा मोटा बात करें। हाँ, क्या ना? कोई डाउट है इसमें? इसका मतलब पानी जो बैलेंस करेगा कहीं ना कहीं वही तो वेइंग मशीन पे आएगा, क्योंकि बाकी तो ऊपर से इसने पकड़ रखा है। नहीं बस समझ। भाई इसे छोड़ देता, स्प्रिंग होती ही नहीं, तो W1 + W2 सीधा सीधा आंसर था। W1 प्लस, क्योंकि वो डूबा। डूबा तो भाई जो बायन से लगी है वो भी है प्लस। अपना वेट तो है ही, मोटा मोटा उसका वेट ही आ जाता सीधा सीधा। नहीं आई बस समझ? तो अब स्प्रिंग नहीं है, स्प्रिंग है सॉरी। तो स्प्रिंग ने कहा खींच रखी है चीज को?
क्योंकि स्प्रिंग ने ऊपर की तरफ खींच रखा है, मतलब इसने एक तरीके से 100 में से 30 तो होल्ड कर रखा होगा। नहीं है बस में 100 तो नहीं कर रखा, लेकिन 30 तो कर रखा होगा, मोटा मोटा 20 कर रखा होगा, 10 कर रखा होगा। नहीं है बस में। तो इसका मतलब इसने कुछ ऊपर होल्ड कर रखा है, बाकी कौन कहाँ पे है? बायनसे की फॉर्म में नीचे। इस मतलब बायनसे के ऊपर लगा लिया तो बायनसे का ऑपोजिट नीचे लगेगा, तो इसका सही आंसर होना चाहिए कौन सा? कौन सा कौन सा कौन सा? कि W इज लेस देन W प्लस W2। नहीं है बस में। पक्का? कोई सोच लो, अगला फिर इससे रिलेटेड आएगा। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। पक्का क्लियर? वैसे आसान है आंसर हो। हाँ भाई। फिफ्थ क्यों? जो स्प्रिंग है वो जनता में पहले बताया कि अगर वो 100 किलो का है, 100 मीटर है, तो अगर वो 10 मीटर भी अगर ले ले तो आगे जितने भी 90 मीटर को बचते हो वायर के फॉर्म में निकलता है। इसलिए वो बोलते हैं कि बॉडी का वेट है वो काफी निकलता है, मतलब वो जो बॉडी है वो फ्लोट कर रही है। बढ़िया इसीलिए बढ़िया। ये लो जीतते थे ले पाँच। इसलिए मैंने इसमें सारे केस डाल दिए ताकि बंदा कहीं पे भी कहीं फंस सके तो ना फंसे। क्लियर है तेरे को भी भाई? जैसे अब बॉडी की जो डेंसिटी है वो लिक्विड से कम है, मतलब बॉडी तैरेगी। जैसे वो लाल बॉल है, ठीक है, बाल्टी के अंदर डाल दो तो तैरेगी। अब मैंने डुबा दिया तो एक तरीके से अब ये पूरा पानी के अंदर है इसका मतलब। तो अब जो ऊपर से जो स्प्रिंग फोर्स है वो भी फोर्स कहाँ लगा रही है? उसको बैलेंस कर कौन रहा है? पानी ऊपर की तरफ। बात समझ में आ रही है? तो अब एक तरीके से जो बॉल भी है वो फोर्स किधर लगा रही है? नीचे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द लग तो नीचे ही रहा है, तो वेट में आएगा। क्लैरिटी है? बढ़िया। और देखते हैं। अब ये स्टैंडर्ड सवाल है, थोड़ा सा देखो कि समझ में आता है। एक आइस है जो पानी में ऐसे तैर रही है, ठीक है। क्या होगा अगर ये आइस पिघल जाए? पानी का लेवल बढ़ेगा, कम होगा, या सेम रहेगा? बढ़ेगा, कम होगा, या सेम रहेगा? हम्म, बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आइस है, अगर उसको आपने पानी दे दिया, जब वो मेल्ट होगी तो वो भी तो पानी की फॉर्म ले। बिल्कुल ठीक है, फिर बढ़ेगा क्या? और फिर पानी अगर जितनी है, अगर सपोज कर लो जो पानी है वो 1 लीटर है, डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? पानी की, आइस के, दोनों की बराबर होती है? डेंसिटी ज्यादा होती है। और आइस की? कब अब आइस कुछ उन मटेरियल्स के अंदर है जिसका अगर आप टेम्परेचर कम करते हो, ठीक है, तो वो सॉलिड बनता है, लेकिन जो सॉलिड बनता है उसकी डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से वो पानी में तैरता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस दुनिया में लाइफ एग्जिस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जमती चीज जमने के बाद क्या होता? डूब जाती। फिर ऊपर आई, फिर जमती, फिर डूब जाती, फिर डूब जमती, फिर डूब जाती, सारा समुद्र जम जाता है। अभी क्या होता है? वो जमती है, ऊपर आ जाती है, फिर जितनी सर्दी होगी उसकी थिकनेस बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए आपको सुना होगा कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल में आपको फ्रेश वाटर लेक्स भी मिली हैं। तो क्यों सुनने में आता है? क्योंकि वो जमता चला गया, लेकिन अंदर वाला पानी अभी भी गर्म है। ये बस समझ में। उतना टेम्परेचर नहीं, गर्म अंदर ऐसा नहीं बोल रहा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दैट एक तरीके से वहां तक वो हीट नहीं पहुंच पाई और निकल नहीं पाई है। यही बस समझ में। कोई डाउट? इसके ऊपर भी जब हम हीट हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे
उसके ऊपर भी एक सवाल बनता है, अच्छा सवाल है न्यूमेरिकल। क्या? हाँ, रिमेन सेम। अभी रिमेन सेम क्यों है वो देख लो। हम क्या कह रहे हैं कि जब ये बर्फ पिघली, पहले तो जहां बर्फ है वहां पानी नहीं है, ये बात तो समझ में आती है। अच्छा, मुझे पता लग गया क्योंकि ये तैर रहा है तो हमें क्या पता है, वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अच्छा, वेट ऑफ सॉरी, वेट ऑफ आइस, लिक्विड, वेट ऑफ वाटर या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड या वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड लिख देते हैं। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ आइस। क्लैरिटी है? अच्छा, वेट ऑफ आइस वापस से कितना, मास ऑफ आइस इंटू जी। अब मास क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू जी। और ये क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड वॉल्यूम ऑफ वाटर, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर मल्टीप्लाइड जी। कोई डाउट? ध्यान से देखना, जी से जी। जब डेंसिटी कम होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगी, तो डेंसिटी कम होगी तो वॉल्यूम। अच्छा, सोच के देखो, बिल्कुल बेसिक बेसिक सा लॉजिक। जब ये बर्फ पिघलेगी तो किस में कन्वर्ट होगी? और मास चेंज, भाई बर्फ है और पानी है, एक बर्फ 1 किलो बर्फ है, वो पानी में कन्वर्ट हो गई तो उसका मास चेंज होने वाला, मतलब कन्वर्ट होकर वो अपनी जगह तो लेगी नहीं। बस समझ, उसने पानी को तो वैसे ही डिस्प्लेस कर रखा है, जब वो पानी में कन्वर्ट हुई तो उसकी डेंसिटी बढ़ी, तो डेंसिटी बढ़ी तो वॉल्यूम कम हुई, कम हुई तो उतनी जगह नहीं आ गई। नहीं आया बात समझ में? नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। पक्का? कोई डाउट? देख लेना, फिर आगे कनेक्टेड है, फिर बैठ जाओगे तुम लोग। क्लैरिटी एकदम? तो इसका आंसर क्या आएगा, एक तरीके से रिमेन्स सेम। कोई डाउट प्लीज? ओके, और देखते हैं। आइस इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, लेकिन अब आइस के अंदर कौन है, एयर बबल, ये बहुत बड़ा एयर बबल है, और ये अभी भी तैर रहा है। दोबारा आइस पिघल गई, लेवल सेम, सादा या कम, एयर बबल। वापस लॉजिक क्या है कि मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ, एक तरीके से अगर मैं आइस की बात करूं तो किसके बराबर होगा, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, हाँ कि ना? इसमें कोई डाउट? अच्छा, डेंसिटी ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस डेंसिटी ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, हाँ कि ना? जस्ट फॉर पर्सपेक्टिव में तुम्हें थोड़ी सी चीज रियलाइज कराना चाह रहा हूँ कि आइस की डेंसिटी 900 होती है, 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ आइस तो है जो भी है, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000, वॉल्यूम ऑफ वाटर ये होता है एक। अगर पानी 1000 है तो एयर कितनी है, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सोच के देखो, इस 900 के रिस्पेक्ट में इसकी कोई वैल्यू, एयर बबल ही तो था, नहीं बस समझ। तो उस रिस्पेक्ट में इसकी, जैसे 1 किलो भी है तो उसमें से वो 901 होगी और ये 1000 होगी, नहीं बस समझ। कोई डाउट है? इसका मतलब इस वाले केस के अंदर भी रिमेन्स सेम, क्योंकि ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। क्लियर या नहीं? कोई डाउट? पक्का? सोच लो। अब आयरन गोल्ड डाल दी उसके अंदर, अब तैर रहा है, अब पानी पिघल गया, बढ़ेगा। बढ़ेगा, कम हो। अच्छा, आयरन का जो वजन है वो, नीचे से पहले आयरन का वजन सोचो, आयरन का वजन पानी के वजन से ज्यादा या कम? मतलब जब मैं यहाँ लिखूंगा मास ऑफ आयरन प्लस मास ऑफ आइस, क्या यही होगा जो वाटर डिस्प्लेस होगा, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस, हाँ क्या ना? अच्छा, मास ऑफ आयरन क्या होगा, डेंसिटी ऑफ आयरन मल्टीप्लाइड वॉल्यूम ऑफ आयरन प्लस मास ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस
मल्टीप्लाइड वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ क्या होगा, वाटर, और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। हाँ क्या ना, इसमें कोई डाउट है? पक्का? अब ये सोचो, जब पूरी पानी पिघल गया, पूरा पानी पिघल गया, तो उसमें मास ऑफ आइस तो पूरा मास ऑफ वाटर के बराबर हो गया, जो भी पर्टिकुलर परसेंटेज होगी। हाँ क्या ना? कहने का मतलब क्या, कि मान लो ये 1 किलो मास था, ये 2 किलो था, तो पानी कितना हुआ, 3 किलो। हाँ क्या ना भाई, बैलेंस करना है तो 3 किलो ही होना पड़ेगा। लेकिन जब ये आइस पानी में कन्वर्ट हो गया, तो एक तरीके से 2 किलो पानी अभी भी डिस्प्लेस हो रहा था। हाँ क्या ना? नहीं बस, 2 किलो पानी किसके रिस्पेक्ट में, आयरन के रिस्पेक्ट में। लेकिन जैसे ही ये किसमें कन्वर्ट हो गया, मतलब आइस हट गई, तो अब ये आयरन क्या करेगा, कहाँ जाएगा, नीचे। तो अब जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा किसका, वाटर का, वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन के। हाँ भाई, नहीं आया? हाँ भाई, नहीं आया? क्या कह रहे हैं, हाँ सुनो। हमने कहा डेंसिटी ऑफ आयरन, मास ऑफ आयरन प्लस मास ऑफ आइस, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस के बराबर होगा। इसमें कोई डाउट है? अच्छा, जब ये हो गया एक केस जिसमें मैंने डेंसिटी ऑफ आयरन डाल दी, वॉल्यूम ऑफ आयरन डाल दी, ये पूरा डाल दिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि ऐसे सोचो कि जब ये पूरा पानी पिघल गया, ठीक है, आइस पिघल गई, हम सॉरी, पूरा आइस पिघल गई है, अब ये लोहा कहाँ गया, नीचे। तो अब लेवल कितना बढ़ना चाहिए, तो अब मैंने कहा भैया, अब जो वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड होगा, वो किसके बराबर होगा। तो भाई आइस तो पिघल गई पूरी, डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाइड वॉल्यूम ऑफ आइस। हाँ के ना भाई, वो तो पूरी पिघल गई है, तो वो सेम रहेगी। लेकिन अब यहाँ पे जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, वो किसके बराबर, डेंसिटी ऑफ किसका, वाटर का, लेकिन वॉल्यूम किसकी, आयरन की। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? इसमें कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ, ताकि मैं कुछ और सॉल्व कर पाऊँ। पक्का क्लैरिटी है, सोच लो। ये पहला वाला कब थी, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, जब वो बर्फ के फॉर्म में थी। दूसरा वॉल्यूम वॉल्यूम डिस्प्लेस है, वो कब के है, जब पानी के फॉर्म में। अब क्या किया, अब मतलब अब ये जो लाल है वो एक तरीके से यहाँ नीचे आ गया होगा। हाँ कि ना, पानी तो जो है वो है। अब सोच के देखो कि मोटा मोटा अगर मैं कहूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इस इक्वेशन फर्स्ट मानो और इसको इक्वेशन सेकेंड। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड डैश। कोई डाउट? दोनों को माइनस कर दिया यहाँ पर। डेंसिटी ऑफ आइस वॉल्यूम ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस वॉल्यूम ऑफ आइस, कट जाएगा क्या, दोनों कट जाएंगे। तो बचेगा क्या, वॉल्यूम ऑफ आयरन जो होगा वो बचेगा कांस्टेंट के फॉर्म में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ आयरन माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। कोई डाउट यहाँ तक तो प्लीज बताएं। ये बात समझ में आई या नहीं? इसमें पक्का कोई डाउट नहीं है? इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड डैश, इसको इधर ले गए तो किसके बराबर हुआ, डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड माइनस टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड वॉल्यूम ऑफ आयरन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में देखो, ये वाली चीज पॉजिटिव है नेगेटिव, ये वाली चीज डेंसिटी ऑफ आयरन ज्यादा होती है वाटर से, तो ये चीज पॉजिटिव। हाँ क्या ना, वॉल्यूम ऑफ आयरन भी क्या होगी, पॉजिटिव, कुछ भी हो। नहीं आई बात समझ में? कोई डाउट है? अच्छा, इस डेंसिटी ऑफ वाटर को भी चाहे डिवाइड कर लो थोड़ा और, मतलब कहने का मतलब थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि क्या करना चाह रहा हूँ। इस पूरे को मैंने एज इट इज ले लिया, नीचे रखा, डेंसिटी ऑफ वाटर से मैंने सबको डिवाइड कर दिया, तो रो डब्ल्यू गया, यहाँ से रो डब्ल्यू यहाँ नीचे आ गया। कोई डाउट है यहाँ तक भाई? ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाद में किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड माइनस, यहाँ पे देखो डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो कितना होता है, रिलेटिव डेंसिटी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर से कट गया इनटू वॉल्यूम ऑफ आयरन। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आ रही है कि ये 1 से बड़ा होगा, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब जो भी इसमें से माइनस होगा तो जो नेट आएगा वो कम होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, मतलब वॉल्यूम क्या हो गई, कम हो गई। नहीं आई बात समझ में? ये पहला शायद ढंग का सवाल किया होगा तुमने वैल्यू उसके तरफ से।
नहीं बस अभी देख के बहुत डरावना लगेगा क्योंकि मेरी राइटिंग ज्यादा डरावनी है नहीं एक्चुअली। करा क्या है बस, क्योंकि वो तैर रहा था तो एक तरीके से मास भी मैंने एक स्टेप आगे ले लिया। हमें करना क्या है भाई, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, बायन से। तो एक तरीके से मैं क्या बोलूंगा, जो पहला स्टेप होना चाहिए था कि जो वेट है किसका, वेट ही लिखो, वेट ऑफ आयरन प्लस वेट ऑफ आइस किसके बराबर होना चाहिए, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड या बायन से हम कहते हैं। वेट किसके बराबर होता है, मास ऑफ आयरन इंटू जी प्लस मास ऑफ आइस मल्टीप्लाइड जी इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इंटू जी। हाँ क्या ना, जी से जी कैंसल्ड, ये कहाँ पहुंचेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर मास को किसमें लिखा, डेंसिटी और वॉल्यूम में। फिर हमने माना कि मान लो पूरा पिघल गया, फिर कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। तो हमने कहा भाई जी पूरा पिघल गया तो भाई आयरन का तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम ही होगा। नहीं है बेटा, डेंसिटी ऑफ एक तरीके से वाटर और वॉल्यूम ऑफ आयरन। और यहाँ पर क्या है, डेंसिटी ऑफ आइस और वॉल्यूम ऑफ आइस जो किसके बराबर होगी, वाटर डिस्प्लेस्ड के। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जो कि ये आया, ठीक है, और उसके बाद सॉल्व किया। बाकी तुम्हें कोई डाउट है तो पूछ लो। ये वाला एक बार हाथ से लिख लो, ये लिख लो, थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने बस प्रूफ करके दिखाया, ये कहने का मतलब है। डन है भाई, कुछ कुछ आइडिया लगा वैसे चीजों का, लग गया होगा अब तो, समझ के बाहर ही है। ऐसा लगा क्या, समझ में नहीं आने वाला है, ये तो समझ में आई होगा। हो गया भाई। तो फोन तो उठा लेता बार बार। अगला बताओ, सेम लॉजिक, आंसर में भी डिफरेंट, मे बी डिफरेंट। इसके इसमें आइस के ऊपर है। आइस के ऊपर क्यों, हाँ भाई, अच्छे तुम दिमाग लगाओ, उसके तो अंदर से लग रहा है। ओके, क्योंकि वो अंदर है या बाहर है, बात तो वही है। डूबेगा, पानी पिघलेगा, वो डूबेगा, तो एक ही बात रहेगी। कोई डाउट यहाँ तक, पानी पिघला, बर्फ पिघली, सॉरी, किसमें कन्वर्ट हुआ, पानी में, तो वो तो पानी बन ही गया, तो इसके लिए एक्स्ट्रा वॉल्यूम कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब ये पानी के ऊपर है तो इसका मतलब अभी जो वेट है वो किसने, जो लोहा है उसका भी एक तरीके से क्या है, वजन बैलेंस करा हुआ है किसने, हाँ, तो उसका वजन तो ज्यादा है ना, आयरन ब्लॉक है तो ज्यादा, मतलब मास उसने क्या कर रखा होगा, डिस्प्लेस किया होगा। तो पानी में डूबेगा तो वो कम मास डिस्प्लेस करेगा, मास कितना करेगा, जितनी उसकी वॉल्यूम है। क्लैरिटी, ओके। ओके, एक मछली तैर रही है, कोई बात नहीं, क्या हो गया, ये मछली पानी में तैर रही है, नो एक्सेलरेशन नथिंग एट ऑल, कितना वजन, रीडिंग हाँ रीडिंग ही बतानी, और क्या होता है, हाँ ऑप्शन में रीडिंग ही था, कुछ और है, बताएं भाई। बी, ओके, टाइप
पानी का बेटा को भी फेवरेट होगी तक मिठाई ओके तो क्या सही लगी ऑप्शन 4 बच्चे 3 बहुत नाइंसाफी है। फिर पॉसिबिलिटी है कि आंसर आ रहा है और अगर इसमें भी हम खराब कर देते फिर तो सेकंड तेरा सेकंड आंसर ठीक है भाई, सेम लॉजिक है, क्योंकि पानी में तो पानी में बैलेंस हो रखी होगी तो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, वही ऐड ऑन हो जाएगा। तो ये आपका बायन का एक पार्ट हो गया एक तरीके से हम कहें तो, ठीक है। लेक्चर नोट्स जेई ग्रेड 11 बुक 1, अब तो 2 पे आ गए ना, 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, और इसमें हमारा कहाँ तक पहुंच गया बायन से, ठीक है ना। बायन से हमारा निपट गया है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है यार क्वेश्चंस तो तुम खुद एक बार ट्राई करा करो। अच्छा ये स्ट्रोक्स लो का हो गया तो सीधा सीधा चलो स्ट्रोक्स लो, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा रखा मैंने, एंगल प्रेशर विस्कोसिटी, स्ट्रोक्स लो तो तब आना चाहिए। चलो एक बार देख लेते हैं क्या क्या रहा है, ध्यान से देखते हैं, इसी में डाल देते हैं। ओ भाई साहब दोबारा ज्वाइन करता हूँ भाई, तो